हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके देख लीजिए। बिकॉज ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप सभी को वरदान साबित हो सकता है नहीं बल्कि होता है। बिकॉज आप सबको पता है कि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना एनसीईआरटी का वो लोग क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसी बेसिक टर्न है जहाँ से सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब तक हमें बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम लोग एडवांस को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो अपनी बेसिक को इतनी स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि एडवांस जब आपके सामने आए तो वो खुद कहे कि हाँ, मैं तुम्हें याद हो चुका हूँ। ठीक है ना? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना? आप लोग जाइए उसको देख लीजिए, उसके बाद 7 पे आइएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी। और एक नया तरीका, नए अंदाज के साथ बिल्कुल क्लास को कराएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। ठीक है ना? देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना? तो सबसे जो पहला चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन। ठीक है ना? मतलब हजार वर्षों के दौरान कौन कौन सी परिवर्तन आई, कौन कौन सी घटनी घटी, कौन कौन सी कारनाम नए हुए, कौन कौन से पुराने थे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद नए राजा और उनके राज्य, कौन कौन से नए राजा बने, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। कौन कौन से नए राजा बने, कौन कौन से नए राज्य उभरी। ठीक है ना? उसके बाद हमें पढ़ना है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है ना? उसके बाद हमें पढ़ना है मुगल साम्राज्य। फिर पढ़ना है शासक और इमारतें। फिर नगर व्यापारी और शिल्पजन। इस प्रकार से इस चैप्टर में कुल मिला के, इस बुक में कुल मिला के 10 चैप्टर है, जो कि हम लोग 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए एक ही चैप्टर हम लोग एक दिन में लाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें लाइन बाय लाइन पढ़ाना होता है। और लाइन बाय लाइन से गुजारने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक चैप्टर एक दिन में, जो कि आधे घंटे से ऊपर की वीडियोस हो जाती है, करना ही पड़ेगा और आप लोग को टाइम देना ही पड़ेगा, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना तो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर से, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल। थोड़ी सी हम लोग समझा देते हैं कि आखिर इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक पुरानी नक्शा जिनका नाम था अल इद्रिसी। ठीक है ना? उन्होंने 1154 में एक पुराना सा नक्शा दिखाया इंडिया का और कहा कि यही क्या है, अपना इंडिया है। फिर नेक्स्ट टाइम जो एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि 1720 में अपनी नक्शा दिखा दी और उन्होंने ये कहा कि नहीं, बल्कि इंडिया क्या है, ये है, वो नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसमें जो भी इंडियाज़ का नाम लिखी थी वो अरबी में थी, और इसमें जो लिखी गई थी वो क्या थी, इंडियन थी। ठीक है ना? तो देखिए हम आगे देख लेते हैं, और साथ में इसमें हम पढ़ने वाले कि हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना बच्चों? देखिए, पहले सार समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है? उसके बाद जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास किसकी, नक्शा की। ठीक है ना? सबसे पहले हम नक्शा की इतिहास पढ़ेंगे कि हाँ, भारत कैसे, मतलब किस तरीके से नक्शा उनका बना था। ठीक है ना? उसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान का नामकरण, आखिर कैसे हुआ हिंदुस्तान का नाम, कैसे हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है ना? उसके बाद जो हम थर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री, यानी कि इतिहास तथा उसके स्रोत। ठीक है ना? हिस्ट्री एंड उसका स्रोत। ठीक है ना? उसको हम पढ़ेंगे। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे कि नए राजनीतिक एवं समूह, नए राजनीतिक और उसका समूह क्या था। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि मध्यकाल में इंटर कर चुके हैं क्लास 7 के द्वारा। और ये चित्र रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो होते थे ना बच्चों, ये लिपिक होते थे। लिपिक किसे कहा जाता है? जैसे कि ये कोई दस्तावेज है या फिर कोई भी बुक है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं बैठ गई और इसको जस्ट अपने, मतलब सेम वर्ड वही, बस राइटिंग चेंज। ठीक है ना? वर्ड वही, बस राइटिंग चेंज, यानी कि सुंदर सुलेख विधि से एक एक कॉपी से दूसरा, हाफ हम लोग भी फेयर करते हैं ना आजकल। ठीक है ना? क्या करते हैं, जो रफ लिखे रहता है उसको हम लोग फेयर कर लेते हैं। ठीक है ना? और पहला नक्शा जो कि 1154 में आया था, ठीक है ना, वो यही है।
यही है वो नक्शा। देखिए यहाँ पे आपको सारे अरबी भाषा में लिखे गए हैं, जो कि हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना, ये अरबी भाषा में। और सेकेंड नंबर पढ़ लेते हैं, आगे का नक्शा दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना रीडिंग करना, ठीक है ना। कह रहा है मानचित्र 1 और 2 पर एक नजर डालिए। चलिए हम लोग भी 2 पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये है मानचित्र 2, जो कि ये कब आई थी, 1720 में आई थी ये मानचित्र, ठीक है ना। 1720 की ये मानचित्र है, जिनको लाया था उन्होंने, बताया था कि हाँ ये है अपना क्या, इंडिया, ठीक है ना। आप सबको ये बात पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जिसका नाम था गिवलाम द लिस्ले, ये मानचित्र जो लाए थे उनका नाम था गिवलाम द लिस्ले, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिए। और जो पहला वाला मानचित्र था, जो इससे पहले वाली ये वाली मानचित्र थी, वो इनका जो लाया था उनका नाम था अल इद्रिसी। क्या नाम था बच्चों, अल इद्रिसी, अल इद्रिसी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, अल इद्रिसी, यानी कि जो अल इद्रिसी थे वो 1154 में लाए थे भारत का नक्शा। और क्या नाम है इसका, गिवलाम द इसले, गिवलाम द लिस्ले, लिस्ले ये कब लाए थे, 1720 में लाए थे। तो यहीं से मिलान करके क्वेश्चन आप लोगों से गलत करवा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 में अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था, जहां जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। मानचित्र 2 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगह का नाम अरब में लिए गए हैं, और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र 1 बनाने के लगभग 600 साल वर्ष बाद इस काल अवधि के उपमहाद्वीप के बाद में सूचनाएं मिली। यानी कि लगभग क्या हुआ था, जो 1154 वाला जो मानचित्र बनी थी दोस्तों, क्या बात कर रही हूँ मैं, 1154 वाला जो मानचित्र बनी थी, जिसको बनाया था किन्होंने, अल इद्रिसी ने, उसके 600 साल बाद दूसरे वाले मानचित्र की पता चला था, ठीक है ना। 600 साल बाद दूसरे वाले मानचित्र की पता चला, जो कि 1720 में बनी थी, ठीक है ना। जिसको किसने बनाया था, गिवलाम द लिस्ले, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, गिवलाम द लिस्ले। वो उसमें ये बताया गया है कि जैसे जिस हम हिस्सा में दक्षिण की ओर अपनी भारत को चुनते हैं, तो वहाँ ये अरबी में उत्तर की ओर भारत को दर्शाया गया था। और उत्तर प्रदेश और कन्नौज ऐसे राज्य है जो कि पुराने वाले नक्शे में भी हमें क्या होता है, शो होता है, ठीक है ना। ये श्रीलंका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अब भीतरी इलाके पर नजर डाले, क्या इनमें भी उतनी ही ब्यौरा है जितने समुद्र तट वाले हिस्से में है। गंगा के मार्ग को देखे, इसे किस तरह से दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का भी विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों की दस्तावेजों और नक्शों लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए इन सूचनाओं का संदर्भ भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। यानी कि समय के साथ साथ क्या हुई थी, नक्शा में भी परिवर्तन हो गया था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो गई थी, ठीक है ना। नई और पुरानी शब्दावलियां कैसे चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। कह रहा है अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा भाषा और उसके अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल जाती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो मध्य युग की फारसी भाषा थी ना, वो आधुनिक जो अभी फारसी भाषा बोली जाती है उससे क्या है, अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्द के अर्थ भी बदल गए हैं। यानी कि सिर्फ व्याकरण में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि जो अर्थ पहले होता था वो अर्थ भी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। चलिए हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदुस्तान जो शब्द थी बच्चों, क्या बोला मैंने, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द थे। इनको सबने अपने अपने हिसाब से देखा था, ठीक है ना। इनकी कोई एक मतलब नहीं थी। 13वीं शताब्दी के लगभग फारसी जो इतिहासकार थे, मिन्हाज ए सिराज, उनका नाम क्या था, मिन्हाज ए सिराज,
मैं मिन्हाज ए सिराज ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है ना। उनका नाम था, उनका मतलब था कि जो हिंदुस्तान है वो पंजाब का, हरियाणा का और गंगा के क्षेत्र का मध्य वाला जो भाग है वही हिंदुस्तान है। उनका मिन्हाज मिन्हाज ए सिराज का कहना था, मिन्हाज मिन्हाज ए सिराज का कहना था कि पंजाब का, हरियाणा का और जो गंगा घाटी का मध्य वाला भाग है, ठीक है ना, गंगा घाटी का जो मध्य वाला भाग है वही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और कुछ नहीं है, मिन्हाज ए सिराज का कहना था। मगर वही अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में, क्या बोला मैंने, वही इसी से आगे थोड़ा सा आ जाए तो हम 16वीं शताब्दी में क्या देखते हैं कि बाबर, जो बाबर आए थे 16वीं शताब्दी में, क्या हुआ कि बाबर आए और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पशु पक्षी और संस्कृति और भूगोल जो है ना उसके हिसाब से यहाँ पे हिंदुस्तान कहा, कि पशु पक्षी के बारे में और भूगोल के बारे में और संस्कृत को देख के उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। यानी कि अभी तक, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुई 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी की बात अगर की जाए तो अमीर खुसरो ने बताया था कि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप, यानी कि मुख्य रूप से माना जाए तो बाबर और अमीर खुसरो, बाबर तथा अमीर खुसरो, ठीक है ना, AKH लिख रही हूँ, ठीक है ना, अमीर खुसरो, इन दोनों के हिसाब से थोड़ी थोड़ी भारत की स्थिति क्या थी, मतलब स्थिति क्या, मतलब भारत का मतलब सेम था। इनका भी कहना था कि ये क्या जियोग्राफिकल एंड सांस्कृतिक, इनका भी जियोग्राफिकल एंड सांस्कृतिक था और इनका सिर्फ एक अलग था, वो ये था कि पशु पक्षी, ठीक है ना, पशु पक्षी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बता दिया था। यानी कि दोनों के हिसाब से हल्का फुल्का क्या कहा जाए तो भारत एक ही मतलब था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी ने दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसको भारत में शामिल नहीं किया था। यानी कि आप सबको पता है कि हमारी भारत की नक्शा ये है, ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये पूर्वी भारत का क्षेत्र है और क्या ये क्या है इधर पश्चिम भारत का क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से अगर समझा जाए तो किसी ने ये नहीं कहा कि दक्षिण भारत का क्षेत्र भी क्या है, भारत है। दक्षिण भारत का नामो निशान तक यहाँ से हमें मिलना नहीं था, ठीक है ना। कह रहा है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र तथा भारत के अर्थ में लेते हैं। यानी कि आधुनिक अभी हम क्या कहते हैं कि ये भारत है, देश है, ठीक है ना, एक देश के रूप में हम इनको लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले देश के रूप में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया जाता था, ठीक है ना। कह रहा है आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र एवं भारत के अर्थ के रूप में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका आशय था कि पंजाब, हरियाणा एवं गंगा यमुना के बीच की स्थिति के इलाके से, ठीक है ना, इनसे इन उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ और उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के आधार पर वर्णन किया है। लेकिन अमीर खुसरो का भी सिर्फ यही कहना है, लेकिन क्या बोला मैंने, दक्षिण भारत के रूप में कभी भी नहीं किया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। कह रहा है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधानी रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जिसका सीधा साधा शब्द से लिया जाए तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारत का ना हो, ठीक है ना। मध्य युग में अगर मानो तो इसका उपयोग किया जाता है गांव में रहने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था, ठीक है ना। मतलब वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि हाँ ये सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समाज में दिखा ना गया हो, उस समाज के संस्कृति को फॉलो ना करता हो, वो विदेशी हो जाता था, ठीक है ना। अब तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पंजाब में रहते हैं जिसको हम कभी नहीं देखे और यहाँ पे आके वो रह जाता है, उसको हम विदेशी कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से चेंजेस थी, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसीलिए किसी किसी नगरवासियों के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु वन में वास करने वाले ही विदेशी हो जाते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए वह विदेशी नहीं होते थे। मतलब जैसे धर्म है, दोनों का धर्म सेम है, अगर जाति सेम है तो वो विदेशी नहीं है, वरना अगर कोई कहीं और कुछ समय काट लिया और यहाँ पे आ गए तो उसके लिए क्या हो जाते थे, विदेशी हो जाते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है पांडुलिपि से तथा
यहाँ पर हमें क्या होती है पेंटिंग की व्याख्या में, यानी कि इतिहासकार का जो स्रोत है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से मिलती है कि पांडुलिपि से मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे हमें पेंटिंग मिलती है, ठीक है ना। प्राचीन का हम अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो भी होता था वो मुख्य रूप से मतलब इतिहास की जानकारी हमें प्रदान कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि हाँ ये मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। जस्ट वेट एक सेकेंड प्लीज। पे कोई ऐसा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो लोग क्या करते थे, इस तरीके से पेंटिंग से, पांडुलिपि से, इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, अपना जानकारी ले लेते थे। आगे देखते हैं, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा, ठीक है ना। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। पिछले साल ने अपने पिछले हफ्ते ही पढ़ा था, ठीक है ना। पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक ही लगभग हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें ऐसी बहुत कुछ भी ऐसी बात मिलेंगी जो पिछले युग के वैसे ही चलती आ रही है, यानी कि पहले जो चलती थी वो अभी भी वैसे ही चलती आ रही, बहुत कुछ मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे शिलालेख, स्तंभ, यही सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, जिससे हमें क्या होता था, इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती थी। कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था कि वे उनके एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाले जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया, यानी कि अभी जो कागज कागज हमें आसानी से मुफ्त में मिल जाती है, वहां पे वो कागज बहुत मिलना कठिन थी, जिसके कारण वो पांडुलिपि को क्या किए, धो दिए, और धोने के बाद उस कागज को सुखा के दोबारा यूज किए, ठीक है ना। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई, अभी यही बता रहा है कि अब आप बाजार से कोई सामान भी लेते तो कागज में ही हमें मिलता है, कि ठीक है ना। अभिलेखागार क्या होता था, ऐसा स्थान जहां दास्तावेज और पांडुलिपियों को, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभिलेखागार आखिर होता क्या था, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है और सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेख होते थे, जहां वे तमाम पुरानी सरकारी अभिलेखों का लेन देन का रिकॉर्ड रखते, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है ना। अभिलेखागार पटना में है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या फिर नक्सली, देखो, नकलन विष। आखिर नकलन विष होता क्या था, जैसे मैंने आप लोग को वो चित्र दिखाया, क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उतार लेते थे, वो नकल ही तो करते थे ना लोग, मतलब क्या करते, एक जगह से देख देख के दूसरी जगह छाप लेना, उसी को हम लोग नकलन विष कहते हैं। नकलन विष हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, गृह कार्य मतलब होमवर्क, ठीक है ना, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया, यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये अभिलेखों से भी हमें संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि हमें क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग वहाँ पे कुछ और लिखा रहता है और हम लोग क्या समझ जाते हैं, जैसे यहाँ पे क लिखा है और हम लोग को ये समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या कर दिया, इसे बना दिया, तो पहले कुछ और ही मतलब होता था इसका, ठीक है ना। तो क्या होता था कि पूरी जानकारी हमें यहाँ से भी नहीं मिला। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र को लिखे हुए बहुत छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की, यानी कि हमने जो लिखा और मित्र ने जो लिखा है तो छोटा मोटा अंतर, लेकिन बहुत ज्यादा वो अंतर बना सकता है, ठीक है ना। कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ सही होता है, जस्ट वेट, कुछ सही होता कुछ यही होता है। पांडुलिपियों बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपि, मतलब एक भाषा में ये कहा जाए कि मतलब
कई पांडुलिपिकार ऐसे होते हैं जैसे लिखा हुआ है उनको समझ में नहीं आता है तो वो अपने हिसाब से अनुमान लगा के वहां पे लिख देते हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से ये माना जाए तो ये इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं हुई। ठीक है ना। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तलिक लिपि, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या बोला मैंने, नास्तलिक लिपि ये जो होती थी वो बाई से दाई ओर लिखी जाती, क्या, बाई ओर, बाई, जो नास्तलिक लिपि होती है बच्चों वो क्या लिखी जाती थी, बाईं ओर लिखी जाती है। और वर्ण में जोड़कर, नास्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है तथा शिकस्त लिपि जो कि दाईं ओर लिखी जाती है अधिक सघन एवं संक्षिप्त कठिन होता है। ठीक है ना। अब सिंहस्थ लिपि ये लिखी जाती है दाईं ओर, यहीं से आपका क्वेश्चन मुड़ा के लिख सकता है कि सिंहस्थ लिपि बाईं ओर और नास्तिक लिपि दाईं ओर। ठीक है ना। तो इस छोटे छोटे पॉइंट पे नास्तलिक मतलब बाईं ओर, नास्तलिक मतलब बाईं ओर, सिंहस्थ मतलब दाईं ओर। देखिए नास्तलिक बायां हाथ से होता है ना, बायां हाथ से कोई भी काम नास्त मतलब नाश कर देता है, नहीं होता है सही। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, एक याद रख ले दूसरा याद करने की आसान ट्रिक हो जाती है। ठीक है ना। कुछ कुछ ट्रिक मिलाइए ताकि आप लोग को याद रह सके, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में कोई याद दिलवाने वाला नहीं है, आप खुद हो जो लिख के आते हो, ये आपकी जिम्मेदारी, नहीं लिख के आते हो ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है ना। कई बार लेखक स्वयं भी उस समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन जियाउद्दीन वारनी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर, लेकिन 1971 में इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है ना। उनकी जानकारी मिल ही नहीं पाई थी उन्हें। अब हम बात करते हैं नए समाज तथा राजनीतिक समूह। आखिर नए समाज राजनीतिक समूह होता क्या था, देखिए नेक्स्ट पेज में सुनते हैं। ठीक है ना। ये होती थी कि 750 से लेकर 1750 तक की बात है। क्या होती थी यहाँ पे, क्या होता था कि नई तकनीकी में परिवर्तन आई, क्या तकनीकी में परिवर्तन आई, तकनीकी, ठीक है ना, तकनीकी में परिवर्तन आई। उसके बाद क्या हुई कि सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, क्या बोला मैंने, सामाजिक गतिशीलता क्या हुई, बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, पर्यावरण में भी परिवर्तन आया, क्या हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन आया, जंगल की कटाई की जाने लगी, कृषक असमानता भी आने लगी, कृषक कृषक भी अलग अलग आने लगे। ठीक है ना। एक बात बताएं सिंपल भाषा में, तो इस बीच में आप लोगों को पता है किनका शासन आ गया था। ठीक है। तो इस तरीके से परिवर्तन तो आएगा ही। समाज में अंतर आने लग गया, जाति, पंचायत, ठीक है ना। उसके बाद व्यवसाय के तौर पे, उसके बाद असमानता के तौर पे आने लगे, सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी, राजपूत का महत्व बढ़ने शुरू कर दिया। ठीक है ना। कृषि में परिवर्तन आई, कृषि तकनीक में आई, जैसे कि सिंचाई, उसके बाद क्या हुई थी, रहट पद्धति आई थी, हथियार आई थी, बारूद आई थी। इसी के बारे में पढ़ना है, चलिए देख लेते, पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। लिख नहीं पा रहे हम सही से क्योंकि इस पे मोटा मोटा लिखा जा रहा है, लेकिन हम पढ़ के जरूर आप लोग को बता सकते हैं। कह रहा है 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती में रख सकता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन होते थे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई, चरखे, युद्ध में अग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार, ठीक है ना, इस्तेमाल करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आ गए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां एवं फसलों उन लोगों के साथ आ गए जो नए विचार नए विचार भी लेकर आए थे, यानी कि जो नई नई प्रौद्योगिकी लेके आए थे वो क्या नए नए विचार भी लेके आ गए थे। ठीक है ना। कह रहा है कि यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अध्याय 5, 6, 7 में यानी कि 7 क्लास का ये एनसीईआरटी हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों ने झुंड झुंड पर दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र।
ठीक है ना। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में यह आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। दावा करते थे कि राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा का ही सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे राज उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं पर सवार थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम एवं स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहूम तथा कायस्थ मुख्य रूप से लिपिक होते थे आदि समूहों ने भी उठाया। यानी कि यहाँ पे क्या होती थी, जातिगत बदलाव, असमानता, ये सब बढ़ती जा रही थी। पर्यावास किसे कहते हैं, ठीक है ना। पर्यावास के बारे में देख लीजिए होता क्या है। कह रहा है इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावास वहां रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन की कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों में नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिर से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ के लोग मवेशी भी पालते थे तथा कुछ लोग क्या करते, खेती और दस्तकारी भी किया करते थे। इस प्रकार से समाज समझा जाए तो सामाजिक असमानता भड़क उठी थी। क्या? सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही थी, भड़क उठी थी। ठीक है ना। अपने सदस्यों में व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के सामने करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है ना। अब क्षेत्र और साम्राज्य, क्या अंतर होता है इन दोनों में, क्या होता है क्षेत्र और साम्राज्य, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। ज्यादा बड़ा नहीं है पर समझा जाए तो। ठीक है ना। कह रहा है चोल तथा तुगलक या फिर मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई। उनमें एक विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमी में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिनमें संपूर्ण दक्षिण भारत जिसे द्रविड़ भी कहा जाता था वो भी आता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे क्या होते थे, पलायन हो जाते थे ना, कि हार जाते थे। ठीक है ना। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे ये भी समझने की कोशिश करने में लगे थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों से अपने अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो मैंने इसका लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जिन बच्चों का हिस्ट्री है ऑप्शनल में, ठीक है ना, जो भी बच्चे हिस्ट्री अपना ऑप्शनल में लिए हुए हैं उन बच्चों का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आप लोग को जैसे 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा स्थान है, यहाँ पे कौन सा स्थान है तो देख लीजिए। 1 में क्या है, सिविस्तान। ठीक है ना। उसके बाद 2 में है उच्च, 3 में है मुल्तान। इस टाइप से आपको फिल करना होता है। ठीक है ना। तो इसको फिल करके आप लोग बता दीजिएगा या फिर फिल करके आप लोग एक काम कीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिल करके आप लोग को वीडियो बना दूंगी। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र एक अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्र, तेलंगानी, गुजराती, मारवाड़ी, अवधी तथा हिंदवी।
अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी क्षेत्र की भाषा तो नहीं, मगर यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानते। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषा की इस सूची को बनाइए, आप बनाइए और बताइए कौन सी भाषा कौन से परिवार से आते हैं। आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ लिया है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति की विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराव भी चलती रहती थी, यानी कि मुख्य रूप से माना था, आपको पता है एक जगह पर दो गो साम्राज्य रहेगा, एक से एक में टकराव होगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। 18वीं सदी के मुगल वंश का पतन ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से सर्व क्षत्रिय साम्राज्य का शासन चलता था। उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था तथा उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैल गई, यानी कि 1750 के बीच 1000 वर्षों में विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय प्रकृति एक दूसरे से टकराकर अलग थलग पनपी। हालांकि उनके चरित्र में अपनी विशिष्टताएं बना रही थी, मगर समन्वयन क्षेत्रीय प्रभाव भी उन पर ही पड़ता था, पड़ेगा ही। हम किसी से लड़ाई करेंगे तो उसका प्रभाव हम पे भी तो पड़ेगा। पुराने और नए धर्म, क्या क्या होता था। इतिहास के जिन 1000 वर्षों के पड़ताल हम कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं की बड़ी परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्व में लोगों की स्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस स्था को हम स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व की सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः आज हम जिसे हिंदू कहते हैं, उनमें से इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। यानी कि मुख्य रूप से जो धर्म धर्म की बदलाव हुई थी, वो 700 से लेके 1750 के बीच में ही हुई थी, ठीक है ना। धर्म का बदलाव, धर्म की बंटवारा। संरक्षक क्या होते हैं? कई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सलाह दे, यही सलाहकार होता है, संरक्षक होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थक होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और अधिक बन गया था, ठीक है ना। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विद, यानी कि इस रूप से माना जाए तो कि ये अगर ईश्वर है और ये अगर हम हैं, तो ईश्वर से हमें मिला कौन सकता है? ब्राह्मण, यानी कि बिचबड़िया बन गए थे वो, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, हमें ईश्वर से मिलवा सकते ब्राह्मण। इस टाइप की धर्म की प्रचलन होने लगी थी, ठीक है ना। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लामी के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया थे तो कुछ पैगंबर थे। इसके बारे में आप लोगों ने बौद्ध धर्म में अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कह रहा है पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे, जो कुछ सुन्नी थे तो कुछ खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर पर इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहे जाते थे और आगे इनकी परंपराएं चलती थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आते रहे हैं। ऐसा ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को हमें मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या फिर दिन वर्षों की तरह नहीं देखते, बल्कि वो काल को देखते हैं। इनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्वाभित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत के समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े
इसे युगों या फिर कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन हम कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 गुटों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी कि यहाँ पे जाति के हिसाब से बांटा, कि मतलब धर्म के हिसाब से बांटा, हिंदू, मुस्लिम और उनकी कोई धर्म नहीं थी, जिनको हम लोगों ने ब्रिटिश कहा, ठीक है ना। यह विभाजन इस विचार इस आधारित पर की गई कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता। यानी कि जिसने शासन किया उसके नाम पर हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। इस काल में विभाजन में बहुत ही कम इतिहासकार, मतलब इतिहासकार क्या, कोई भी बहुत ही कम स्वीकार कर रहा है इसको, कि हाँ मतलब ब्राह्मण का शासन है तो ब्राह्मण, और क्षत्रिय का शासन है तो क्षत्रिय, और ब्रिटिश का शासन हुआ तो ब्रिटिश, ठीक है ना। कभी कभी ये स्वीकार नहीं की जाती थी, इसी के बारे में इसमें बता रहा है और कुछ नहीं। अब हम देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, ये आप लोग को बताना है, मुझे नहीं, ठीक है ना। आखिर विदेशी कौन होते थे, वो जो विदेश से आके रहते थे वो, या फिर एक ऐसे लोग जो कि अगर मान लीजिए कि 10 साल के लिए चला गया वो बेचारा कहाँ, तपस्या करने के लिए, तो यहाँ पे आए वो क्या हो गए, विदेशी हो गए। निम्नलिखित बातों को सन 1700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, इसको सही है या गलत ये बताइए। 700 के बाद के काल में बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। कृषि केंद्रीय विस्तार, यानी कि आप लोग को ये बताना अभिलेखों में क्या रखे जाते थे। 14वीं ये आप लोग का काम है, आप लोग बना के हमको क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।